हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कॉम्पिटिटिव क्लेम जुरिस्डिक्शन का जो किया गया है उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो आया है उसी निर्णय को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस निर्णय में 4 सवाल माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखे गए थे। तो इन चारों सवालों को समझने के पहले हम लोग छोटा सा बैकग्राउंड समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये मीडिया डोमेन में खुले तौर पर सभी के जानकारी में है, फिर भी तो ये हम लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तथा रिया चक्रवर्ती एक्टिंग के फील्ड में काम करते थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे एक्टर थे, रिया चक्रवर्ती भी एक्ट्रेस हैं तथा ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। और सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का जो निवास स्थान था उसे छोड़कर एक दूसरे निवास स्थान पर मुंबई में ही चली गई तथा कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र पुलिस यूडी केस दर्ज करती है और यूडी केस के प्रोसीडिंग को शुरू करती है। तो यूडी केस के प्रोसीडिंग का सिर्फ यही मकसद होता है कि जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु का अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी कि देखने में उसका मृत्यु का कारण क्या है, इसी कारण को ठीक ठीक पता लगाना मकसद होता है इस प्रोसीडिंग का। तो महाराष्ट्र पुलिस यह प्रोसीडिंग कर रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी राजीव नगर में, जो कि पटना पुलिस जो कि बिहार में है, तो बिहार पुलिस के समक्ष हम लोग कहेंगे, तो बिहार पुलिस के समक्ष एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के खाते में के पैसे के गबन और उनकी हत्या से जुड़ी हुई बातें बयान करते हैं, जिसको लेकर बिहार की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जिस क्रम में एसपी विनय तिवारी महाराष्ट्र जाते हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है मुंबई में, जिसको लेकर बहुत से राजनीतिक बयानबाजियां हुई। लेकिन इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की और उस याचिका के जरिए यह प्रार्थना की कि बिहार पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को तथा उस एफआईआर के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को दोनों को ही मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया जाए ट्रांसफ़र करके। और यह याचिका सीआरपीसी की धारा 406 के तहत रिया चक्रवर्ती द्वारा दाखिल की गई थी। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोग अब यह समझते हैं कि वो 4 सवाल क्या थे। तो पहला सवाल यह था कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय सीआरपीसी की धारा 406 के तहत इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए सक्षम है। तो इस प्रश्न के उत्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत से केस लॉ का जिक्र किया गया तथा धारा 406 का भी वर्णन किया गया और ये वर्णन करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 406 दफ़ा 406 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय केवल केस या अपील का ही ट्रांसफ़र कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। वो भी केस और अपील का ट्रांसफ़र जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो यहाँ जो ट्रांसफ़र करना था वह इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करना था और इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय
सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सशक्त नहीं है। दूसरी की 406 जो धारा है यह तब लागू होगी जब केस या अपील किसी न्यायालय में लंबित हो। तो यहाँ न्यायालय में कोई लंबित कुछ था ही नहीं। तो उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उच्चतम न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 406 के तहत इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। अब दूसरा जो सवाल था वह था कि जो ईडी केस की प्रोसीडिंग जो चल रही है महाराष्ट्र पुलिस के यहाँ, उसकी प्रकृति क्या है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि वह इंक्वायरी है, वह इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तीसरा यह प्रश्न था कि क्या बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने तथा इन्वेस्टिगेशन करने का शक्ति प्राप्त है, और बिहार सरकार के कंसेंट पर सीबीआई द्वारा शुरू किए गए इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस क्या होगा। तो इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केस लॉ, बहुत से केस लॉ का जिक्र किया गया तथा साथ ही सेक्शन 181 के सब सेक्शन 4 सीआरपीसी का जिक्र किया गया तथा इसमें सतविंदर कौर भी 1999 का केस का भी जिक्र किया गया। इनका जिक्र करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में जिस राशि की गबन हुई है उस राशि को जिस स्थान पर वापस किया जाना है या उस राशि का लेखा जोखा जिस स्थान पर दिया जाना है, तो उस स्थान, वह स्थान जिस क्षेत्राधिकारिता में आएगी उसको भी इन्वेस्टिगेशन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। इस केस में यह मीडिया में चला है, यह मीडिया में बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं और वह पैसा, उस पैसे का लेखा जोखा सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद उनके पिताजी को मिलना था या वह पैसा उनके पिताजी के पास वापस जाना था, और उनके पिताजी बिहार में रहते हैं, इसलिए इस केस पर एफआईआर करने तथा अनुसंधान करने का क्षेत्राधिकार बिहार पुलिस को प्राप्त है तथा ऐसी सूरत में बिहार सरकार द्वारा जो कंसेंट दिया गया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए वह भी सही है। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक और संभावना पर विचार किया गया कि चूँकि अभी ईडी केस का प्रोसीडिंग चल रहा है और यह हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस यदि यह पाए इंक्वायरी में कि संज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो वह एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऐसे सूरत हाल में एक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा और एक इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया जाए तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस कन्फ्लिक्ट की संभावना से बचने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि महाराष्ट्र पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है तो उस एफआईआर का भी, उस केस का भी अनुसंधान सीबीआई द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके अलावा एक और भी प्रश्न था कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकती है। तो यह फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रयास था जो कि बहुत लंबा जजमेंट है, 35 पेज का जजमेंट है, 43 पैराग्राफ के जजमेंट है ये। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास था इस जजमेंट को क्लियर करने का। यदि इसमें संबंधित कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। धन्यवाद।